and welcome back to important question of physiology series. So today we will discuss about neural regulation of respiration. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजियोलॉजी का देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर कैसे एग्जाम में पूछता है और कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कॉपी रिप्रेजेंट करना है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. आपको मिल जाएगा वहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और नोट्स के साथ कि कैसे उसे रिप्रेजेंट करना है वैसे मैं समझाई हूँ. सो जिस तरह से मैं समझाती थी आज भी वही कि न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमारा क्या कंटेंट होने वाला है और कैसे आप यूनिवर्सिटी में लिखने वाले हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद कौन से रेस्पिरेटरी सेंटर हैं जो न्यूरल रेगुलेशन करते हैं रेस्पिरेशन का, इनका लोकेशन कहाँ है, डायग्राम भी देखेंगे और मैकेनिज्म कैसे ये काम करते हैं. इसके बाद ओवरऑल जितने भी रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो फंक्शन देखेंगे और फ्लो चार्ट देखेंगे. इसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन अप्लाइड फिजियोलॉजी के जैसा मतलब देखेंगे. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसी सीक्वेंस में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी लिखना है. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्योंकि आपसे रेस्पिरेशन का रेगुलेशन पूछा है तो रेस्पिरेशन का होता क्या है वो बताइए, फिर बताइए कि कितने तरह का रेगुलेशन होता है. उसके थ्रू एक नर्वस या फिर न्यूरल होता है और एक केमिकल होता है. सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन कि रेस्पिरेशन जो है एक ऑटोनॉमिक प्रोसेस है. हमें पता है कि हम अपने से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये एक तरह का अपने आप होने वाली प्रोसेस है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन शॉर्ट पीरियड तक. तो वो रेगुलेशन जो है वो कैसे कैसे होता है. फर्स्ट तो हमारा नर्वस न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू होता है और एक जो है वो केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू हमारे रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है. ये मेनली ध्यान रखना कि ये ऑटोनॉमिक प्रोसेस है लेकिन तब भी इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं. सो कैसे रेगुलेट करेंगे वही हमें देखना है. तो आज हम नर्वस न्यूरल मैकेनिज्म देखेंगे, इसके बाद केमिकल मैकेनिज्म, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है. सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. अब हम लोग देखते हैं न्यूरल मैकेनिज्म आखिर है क्या. सो इसके बाद आप इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये पॉइंट डालिएगा और लिखिएगा कि न्यूरल रेगुलेशन रेस्पायरेशन मेनली बाय रेस्पिरेटरी सेंटर. कैसे न्यूरल रेगुलेशन होता है तो रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होता है जिसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है. रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है, यह एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो कि कंट्रोल करता है हमारा रेस्पिरेशन का रेट को. नॉर्मली 1 मिनट में कितना रेस्पिरेटरी रेट होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. नेक्स्ट है रिदम को एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन को. ये क्या कंट्रोल करता है, रेट, रिदम एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन को. यही रेगुलेशन हमें देखना भी, हर एक चीज़ का रेगुलेशन चलता है हमारे बॉडी में, इतना सबको पता है. सो लोकेशन इसका कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला और पॉन्स. जैसे कि न्यूरल रेगुलेशन और हम इसे देख रहे हैं तो इसमें न्यूरॉन्स आएंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबका काम होगा. तो मेनली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन का ही पार्ट है, पोन्स और मेडुला, जो कि एनाटॉमी में आप पढ़ चुके होंगे. इसमें कौन कौन सा सेंटर इंक्लूड है, डीआरजी जिसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोलते हैं, वीआरजी जो कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और एक इतना ही मेनली रेस्पिरेटरी सेंटर आता है लेकिन एक एडेड रेस्पिरेटरी सेंटर भी है जिसको एपन्यूस्टिक सेंटर भी बोलते हैं. एक कहाँ लोकेटेड होता है सबसे पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा न्यूरल रेगुलेशन का जो भी पार्ट्स है वो फर्स्ट हम लोग क्या देखे थे, डीआरजी जिसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि पॉन्स में ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है इसीलिए उसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी बोलते हैं. और वेंट्रल आगे के साइड वीआरजी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट होता है और पोन्स एरिया में ऊपर की ओर न्यूमोटैक्सिक एरिया, और जो लोअर पोन्स में यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लोअर पोन्स में एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि एडेड रेस्पिरेटरी सेंटर इसको बोला जाता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया. अब काम क्या करता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो मेनली कॉजेज इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन कौन करवाता है तो हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. वीआरजी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करवाता है, एक्सपायरेशन. लेकिन इसमें भी हर टाइम एक्सपायरेशन के लिए जो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है. जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तब ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिवेट होकर और ये कंट्रोल करने का काम करता है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या काम करता है, एक कंट्रोल करता है रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग.
आपकी कितना मतलब जो आप इंस्पायर कर रहे हो वो कितना डेप्थ में कीजिएगा या फिर जल्दी से कीजिएगा, ये सारा चीज़ जो ब्रीदिंग का काम है वो न्यूमोटैक्सिक करेगा। इसको बहुत अच्छे से हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझेंगे। एपनेस्टिक सेंटर क्या काम करेगा, तो ये टोनिकली एक्टिव रहता है हर टाइम, जो कि आगे मैं बताऊंगी किस तरह से काम करता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हम लोग देख चुके हैं लोअर पोन्स में ये प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर का पार्ट, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, यही मेन है। इसका लोकेशन क्या है, ये मोस्ट ऑफ न्यूरॉन आर लोकेटेड विद न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरस, जो कि इसको आप याद रखिएगा, 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। जो यहाँ पे जैसे कि ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, तो ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरी, ये पॉन्स वाले एरिया में होता है और वहाँ पे ही ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये रिसीव कहाँ से सेंसरी सिग्नल जो है, जब तक जैसे कि कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, तो जब तक उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा वो तब तक कैसे किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। सो फर्स्ट तो इसको पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के थ्रू इसको इन्फॉर्मेशन जाता है, तब ये एक्टिव होकर और हमारे जो रेस्पिरेटरी रिदम है उसको कंट्रोल करता है। जो कि हम लोग कीमोरिसेप्टर जब पढ़ेंगे इस तरह से, मैं आपको जब समझाऊंगी तो वहाँ पे बताऊंगी किस तरह से रेस्पिरेटरी सेंटर वीआरजी को ये एक्टिवेट करता है। सो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगी आपको। सो इसको इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू गया, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और एक बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर मैं आपको जब हार्ट का पढ़ा रही थी, बीपी रेगुलेशन कैसे होता है, वहाँ भी मैं आपको बताई थी कि ये मेनली बैरोरिसेप्टर, ये कैरोटिड बॉडी ये सब पे प्रेजेंट होता है, जो कि जब बीपी अगर कम या ज़्यादा हुआ तो ये एक्टिवेट करता है। और हमें पता है कि बीपी अगर ज़्यादा कम होता है तो हमें ऑक्सीजन कम मिलता है। सो ये बैरोरिसेप्टर डीआरजी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को एक्टिवेट करके और इंस्पायरेटरी रेट को बढ़ाता है, मतलब उस पर काम करेगा और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा और इस तरह से ऑक्सीजन की जो कमी होता है, मतलब एक कंपनसेट करने का काम करता है, मतलब जल्दी रेस्पिरेशन करवाता है। मेनली डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इनहिबिट करता है, जो कि अच्छे से और भी हम लोग आगे देखेंगे। लंग्स स्ट्रेच जो रिसेप्टर है उसके थ्रू भी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप स्टिमुलेट होता है। ये क्या होता है, ये बस एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग को अच्छे समझा देती हूँ। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम हम लोग कितना हम लोग एयर ले पाते हैं, तो 500। लेकिन जैसे ही 1.5 लीटर अगर हम लंग्स में एयर आ गया, इंस्पायर हम लोग कर लिए, तो क्या करेगा, अगर इतना एयर हमारे लंग्स में जाएगा तो लंग्स स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से लंग्स जैसे कि ज़्यादा अगर इसको एयर मिल गया तो ये पूरा फूल जाएगा और यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि स्टिमुलेशन लेके जाएगा हमारे डीआरजी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, और उसको जो है वो स्विच करने का काम करता है। और स्विच होने से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी, जब डीआरजी स्विच होगा तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है, और इस फिनोमिना को हीरिंग ब्रीवर इन्फ्लामेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। मे भी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हीरिंग ब्रीवर इन्फ्लामेशन, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सो आप ध्यान रख सकते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इतना सारा से तो इन्फॉर्मेशन ये लेता है, मतलब ये कब कैसे स्टिमुलेशन होगा, कब इसका इनहिबिशन होगा, ये सारे चीज़ों से ये अफेक्टेड होता है, इसको स्टिमुलेशन मिलता है। फंक्शन इसका क्या है, ये हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि एक कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन को, ये कंट्रोल करता है रिदम ऑफ रेस्पिरेशन को, कि कैसा रिदम रहेगा, वो सारा चीज़ यही कंट्रोल करता है। सो कैसे करता है वो हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप काम कैसे करता है। सबसे पहले जो है वो डीआरजी मेनली जनरेट करता है बेसिक रिदम और रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को मिला के। इसमें सबसे पहले रेस्पिरेशन में इंस्पायरेशन होगा, इसके बाद जो है वो एक्सपायरेशन होता है। तो डीआरजी क्या काम करता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो एक इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल जो है वो जनरेट करता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जब आप शांति से क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो डीआरजी जो है वो एक इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल इस तरह से जनरेट करता है कि सबसे पहले ये मतलब कि इस तरह से कुछ मतलब ये करेगा, इंस्पायरेशन करवाने में हेल्प करेगा, धीरे धीरे सांस लेते और एकदम से मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जो फोर्सफुल रहेगा और फिर जो है वो एब्रप्ट कर जाएगा सेसेशन, जिसके बाद एक्सपिरेशन होगा। देखिए रैम्प सिग्नल को समझने के लिए बस आप इतना समझिए कि जैसे हर लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं फ्रेशर पार्टी हुआ होगा, अगर फ्रेशर पार्टी हुआ होगा तो रैम्प वर्क करवाया जाता है। तो आप
सबसे पहले चल के जाते हैं और फिर रुकते हैं और फिर वहाँ से आते हैं, तो इसी को रैम्प वर्क मेनली हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले इंस्पायरेशन हुआ और फिर ये रुकेगा और ये जो रुकेगा उसको एक्सपायरेशन बोलेंगे और दोबारा से इंस्पायरेशन के लिए रैम्प जनरेट होता है। इंस्पायरेशन जो होता है 2 सेकंड के लिए होता है और 3 सेकंड के लिए एक्सपायरेशन होता है, नॉर्मल है। सो इंस्पायरेशन इनिशियली सबसे पहले वीक और फिर स्टेडली जो है इंक्रीज होगा 2 सेकंड के लिए और इसी को इंस्पायरेशन बोलते हैं। लेकिन एक्सपायरेशन कब होता है? जब ये जो रैम्प है वो सेसेशन एब्रप्ट हो जाएगा इंस्पायरेशन जो हो रहा था, और ये मेनली कितना देर के लिए होता है? 3 सेकंड के लिए होता है। और जब एक्सपायरेशन होता है तो खुद अभी आप फील कर सकते हैं कि मतलब एयर को बाहर निकालिए, एक्सपायरेट कीजिए, तो आपका लंग्स जो है वो रिक्वाइल होता है और आपका चेस्ट वाल मतलब इलास्टिक रिक्वाइल होगा। सो ये था हमारा DRG डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का मैकेनिज्म। ये किस तरह से एक रैम्प सिग्नल जनरेट करके और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करवाता है वो हम लोग देखें कि मतलब स्टार्ट ये करता है और सारा चीज़ को कंट्रोल में रखता है, जो कि आगे भी हम लोग फ्लो चार्ट से देखेंगे। सबसे पहले इसको डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या था? रेस्पिरेटरी सेंटर में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये जो है एम्बिगस और एक जो है न्यूक्लियस एम्बिगस और नेक्स्ट न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस। ये नेक्स्ट और ये क्या है? जैसे कि हम जब देखे थे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो इसका 2 पार्ट होता है, एक तो रोस्ट्रेली पार्ट बोलते हैं और एक को काउडली पार्ट बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एम्बिगस और एक रेट्रो एम्बिगस। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो है जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, जैसे कि वो देखे कि क्वाइट ब्रीदिंग में एक्टिवेट था और काम कर रहा था, रेस्पिरेटरी सिग्नल को जनरेट कर रहा था। लेकिन ये जो है जब आप शांति से नॉर्मली आप सांस ले रहे हैं तो वेंट्रल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो इनएक्टिव रहता है। ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, जब आप ज़्यादा ज़ोर से सांस लेते हैं जो कि नॉर्मली एक्सरसाइज के दौरान या फिर आप अभी भी जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव होता है। ये क्या काम करता है? बोथ इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सिग्नल वेज के एब्डोमिनल जो मसल है उसको एक्टिवेट करता है। और एब्डोमिनल मसल आपको एनाटॉमी से पता होगा कि कुछ एब्डोमिनल मसल को एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो यही VRG इन लोग को सिग्नल वेज के और इन लोग को स्टिमुलेट करवा के और फोर्सफुल ब्रीदिंग करवाता है। नेक्स्ट हमारा क्या सेंटर में कौन सा पार्ट था? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या काम करता है? सबसे पहले ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो वही पोन्स का जो पारा ब्रैंकियालिस जो न्यूक्लियस है वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। ब्रैंकियालिस रिलेटेड है एयर से, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये ट्रांसमिट सिग्नल टू इंस्पायरेटरी एरिया। ये क्या काम करता है? इन्फॉर्मेशन जो है वो DRG एरिया के पास जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वहाँ पे भेजता है। और ये करता क्या है? तो स्विच ऑफ करता है इंस्पायरेटरी रैम्प को। जो इंस्पायरेटरी जो एरिया जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और रैम्प सिग्नल को जनरेट कर रहा था उसी को ये इनहिबिट स्विच ऑफ करने का काम करता है। ये जो इंस्पायरेशन के लिए हुआ था तो एक्सपायरेशन भी होना है या फिर जल्दी मेनली न्यूमोटैक्सिक जो एरिया है वो रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करवाने का काम करता है। कैसे करता है चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये है वेंट्रल जो कि इसका भी कोई काम नहीं है, और ये हमारा क्या है? न्यूमोटैक्सिक एरिया। ये क्या काम करता है? ये अगर एक्टिवेट है, और एक्टिवेट तभी होता है जब हमें ज़्यादा जल्दी सांस लेने की ज़रूरत होता है, तब जो न्यूमोटैक्सिक एरिया है वो एक्टिवेट होता है। ये सिग्नल जैसे ही डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को भेजेगा तो जो ये जैसे कि DRG जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो जो इस तरह से रैम्प को सिग्नल को इंस्पायरेशन के लिए बढ़ा के और इंस्पायरेशन 2 सेकंड के लिए कर रहा था, वो इसके वजह से जल्द ही इस रेस्पिरेटरी रैम्प को जो कम कर देगा। मतलब जो 2 सेकंड के लिए नॉर्मली हो रहा था हमारा इंस्पायरेशन, वो हो जाएगा सिर्फ 1 सेकंड में ही हम इंस्पायर कर लेंगे। और जब हमारे लंग्स के पास ऑब्वियसली कम एयर आएगा तो वो जल्दी ही एक्सहेल आउट कर देगा, तो एक्सपायरेशन भी 2 सेकंड के लिए होता है। ऐसे ही नेक्स्ट फिनोमिना चलते रहता है। सो ये कर क्या रहा है? लिमिट ड्यूरेशन कर रहा है इंस्पायरेशन का। जो हम लोग 2 सेकंड में ले रहे थे इंस्पायर कर रहे थे उसको ये इनहिबिट कर दे रहा है जल्दी से, इसके कारण 1 सेकंड में ही इंस्पायरेशन हो जा रहा है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी। अब सोचिए जो 2 सेकंड में होना था वो 1 सेकंड में हो रहा है, जो 3 सेकंड में होना था वो 2 सेकंड में हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? रेस्पिरेटरी रेट को तो बढ़ाएगा। ऐसे रेस्पिरेटरी रेट मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिखने के लिए बोली भी थी, नॉर्मली होता कितना है। बता ही देती हूँ 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। लेकिन अगर ये एक्टिवेट है तो डैट मीन्स क्या होगा कि रेस्पिरेटरी रेट 30 से 40 भी जा सकता है।
अब एक एडिशनल रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि एपनेस्टिक सेंटर को हम लोग बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि लोअर पार्ट ऑफ यहाँ पे मैं आपको बताई थी एपनेस्टिक सेंटर। सो ये क्या काम करेगा, एपनेस्टिक सेंटर जो है वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को स्विच ऑफ होने से, जो इंस्पायरेटरी को ये स्विच ऑफ कर रहा है ना, उसको ये प्रिवेंट करता है कि न्यूमोटैक्सिक इसको स्विच ऑफ ना कर दे, मतलब इंस्पायरेशन सही से चलता रहे, इसके लिए ये एक्टिवेट करता है। सो ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है इंस्पायरेटरी रैम्प को। ओवरऑल अगर रेस्पिरेटरी फंक्शन हम लोग देखें रेस्पिरेटरी सेंटर का, चाहे वो एडिशनल हो या फिर मेनली हो, तो डीआरजी क्या कर रहा है, इंस्पायरेटरी रैम्प बना रहा है। इस तरह से नॉर्मल वाला जो 2-3 सेकंड का था वो इनिशिएट करके और काम कर रहा है। लेकिन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या कर रहा है, ये जब हम लोग एक्सपायरेशन फोर्सफुल करते हैं तो फोर्स्ड ब्रीदिंग में ये हेल्प करवाता है और एब्डोमिनल मसल को स्टिमुलेट करवा रहा था। न्यूमोटैक्सी क्या काम कर रहा है, इंस्पायरेटरी रैम्प को स्विच ऑफ करता है, और स्विच ऑफ भी मेनली नॉर्मली भी देखें तो एक्सपायरेशन के लिए भी थोड़ा सा हेल्प करता है, जो कि फ्लो चार्ट में मैं आपको समझाऊंगी। और एपनेस्टिक सेंटर क्या कर रहा है, जो स्विच ऑफ ये न्यूमोटैक्सी के जो सेंटर कर रहा है उससे ये प्रिवेंट कर रहा है कि स्विच ऑफ ना हो, इंस्पायरेशन मतलब ठीक ठाक से होने दो। सो अगर ओवरऑल फ्लो चार्ट के थ्रू देखें कि न्यूरल रेगुलेशन हो कैसे रहा है, तो सबसे पहले जो एपनेस्टिक सेंटर है वो टोनिकली एक्टिव रहता है, और वही जो है वो आई न्यूरॉन, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन, आई न्यूरॉन और ई न्यूरॉन जो हमारे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है उसमें प्रेजेंट होता है। सो एपनेस्टिक सेंटर जो है वो आई न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा। तो आई न्यूरॉन्स 2 काम करता है। सबसे पहले तो ये ई न्यूरॉन को रेसिप्रोकल इनर्वेशन के थ्रू इनहिबिट करेगा, क्योंकि अब इसे इंस्पायर करना है, आई इंस्पिरेटरी न्यूरॉन है तो इंस्पायर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको इंस्पायरेशन करवाना है। तो एक्सपिरेटरी जो एक्सपायर करवा देता है उसको तो रोकना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल इनर्वेशन के थ्रू आई न्यूरॉन्स को इनएक्टिव करेगा। और ये जो ई न्यूरॉन्स है जब ये एक्टिव रहता है तो ये भी रेसिप्रोकल के थ्रू आई न्यूरॉन्स को, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट करके रखता है, ताकि हमें अच्छे से एक्सपायरेशन 3 सेकंड के लिए करने दो। सो पहले तो ये ई न्यूरॉन्स को इनएक्टिव किया। नेक्स्ट जो है वो ये काम करता है कि इंस्पायरेशन करवाएगा कि जो 2 सेकंड के लिए सबसे पहले स्लोली और फिर जो है थोड़ा सा पावरफुली होगा। सो ये करते हुए और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भेज देता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास कि तुम, जैसे कि इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन भी करवाना ज़रूरी है, तो नॉर्मली बोलता है इसके पास इन्फॉर्मेशन भेज देता है कि जो मैं इंस्पायरेशन के लिए जो उठी हूँ उसको तुम एब्रप्ट करो। सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास इन्फॉर्मेशन चला गया, और ये जैसे ही 2 सेकंड हो जाएगा तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो एक्टिव होगा। अब ये क्या काम करता है, ये भी 2 काम करता है। ये सबसे पहले तो ई न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा, ये ख़त्म हुआ है तो एक्सपायरेशन भी तो करवाना, तो एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा। और ये जो एपनेस्टिक सेंटर है जो कि इंस्पायरेशन को करवा रहा था, इसको स्विच ऑफ होने से जो बचा रहा था, उसके पास उसको ये स्विच ऑफ कर देता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सो अब क्या होगा, क्योंकि जो प्रिवेंट कर रहा था इंस्पायरेटरी रिदम को जो करवाया जा रहा था वही अभी बंद हो चुका है। सो फाइनली ये बंद होगा इंस्पायरेटरी का काम, और एक्सपायरेशन क्योंकि ई न्यूरॉन्स है तो ये काम करेगा, और तब तक आई न्यूरॉन्स को मतलब ये इनहिबिट करके रखेगा कि भाई अच्छे से 3 सेकंड के लिए हमें एक्सपेल आउट एयर को करने दो। सो मेनली हो क्या रहा है, ये सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले तो एपनेस्टिक सेंटर एक्टिवेट है, टोनिकली एक्टिव रहता है, तो ये आई न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके और इंस्पायरेटरी कराता है। आई न्यूरॉन्स जो है तब तक ई न्यूरॉन्स को रोके हुए रहता है कि तुम अपना काम मत कर देना, क्योंकि हमें अभी सांस लेना है। और एक और इन्फॉर्मेशन भेजता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास, जो कि अब इंस्पायरेशन होगा तो उसको रोकना भी है, और मेनली एपनेस्टिक सेंटर जो था वो प्रिवेंट कर रहा था स्विच ऑफ होने को, और यही जब इसको ये न्यूमोटैक्सिक रोक दिया तो स्विच ऑफ फाइनली हो ही जाएगा जो इंस्पायरेशन हो रहा था। और ये एक और ई न्यूरॉन्स को तब तक एक्टिवेट कर रहा था जिसके कारण एक्सपायरेशन हो रहा था। तो फाइनली यही काम हुआ। अब हमें क्लिनिकल कोरिलेशन देखना है। सबसे पहले मेडिकल टर्म में आप अगर गए होंगे हॉस्पिटल तो सुने भी होंगे कि एक यूपनिया आपके क्लास में ऐसा नहीं बोला जाएगा कि, या फिर हॉस्पिटल में कि नॉर्मल ब्रीदिंग है, उसके लिए यूपनिया के मतलब ठीक ठाक है। आप जब हॉस्पिटल का ये निकाल के देखिएगा रजिस्टर तो वहाँ पे देखा जाता है यूपनिया। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल ठीक ठाक है, ब्रीदिंग पैटर्न ये जो सारा चीज़ें है वो सही से चल रही है। एक एपनिया सेंटर होता है, इसका मतलब होता है कि जब मतलब स्टॉपेज हो जाता है टेम्पररी ब्रीदिंग जो है
कुछ समय के लिए स्टॉप होना उसको एपनिया बोलते हैं, और डिसएपनिया अगर लेबर्ड ब्रीदिंग हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज रहता है, उसको डिस्निया बोलते हैं। तो ये क्लिनिकल कोरिलेशन हो। सो आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बाद ये सारा चीज़ आपको स्टार्ट करना है। और ये लिखते हुए जैसे ही आपका ये ख़त्म होता है आप इस फिगर को शो कीजिएगा सारा सेंटर को बताने के लिए। और नेक्स्ट इस तरह से आपको लिखना है। इंस्पायरेटरी देखने के बाद, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप देखने के बाद वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसको ध्यान कैसे रखना है कि लेबर्ड ब्रीदिंग में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए वेंट्रल में ई आ रहा है, यानी लेबर्ड ब्रीदिंग करते हैं तो एक्सपायरेशन में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप काम करता है। तो ये सारा लिखते हुए फ्लो चार्ट बनाते हुए आपको शो करना है, ओवरऑल फंक्शन बताना है अपने एग्जाम कॉपी में। और ये फिर आपको लास्ट में बना देना और इसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन। तो आई होप कि ये मेरे तरफ से था और आप समझ पाए होंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इसमें मतलब ना कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो सारा चीज़ मैं बताई जो कि इसमें इंक्लूडेड हो रहा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में केमिकल रेगुलेशन के साथ। सो केमिकल रेगुलेशन इससे रिलेटेड है, अगर आप ये समझ चुके तो भी अच्छे से समझ जाइएगा।